हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस की संविधान सीरीज के नए एपिसोड में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी आर्टिकल 13 की। तो जो आर्टिकल 13 है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और बताता है लॉ क्या है। यानी कोई भी ऐसा लॉ नहीं हो सकता है जो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या कम करे या उसके ऊपर हावी हो। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे आगे के आर्टिकल की। तो आज हम सबसे पहले, जैसा कि मैं बता चुकी हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और ये फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, जिसको कि भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 तो मैं बता चुकी हूं। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। तो ये आर्टिकल 14 है, ये हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक की, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, उसकी बात करी गई है। तो ये जो पांचों आर्टिकल्स हैं, इसमें किस किस तरीके की समानता की बात करी गई है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर दोस्तों, जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा लड़ाइयां जो लड़ी गई हैं वो है समानता की लड़ाई। आजादी की लड़ाई से भी ज्यादा हमने समानता की लड़ाई लड़ी है, कभी कास्ट के पीछे। और इंडिया में तो ये लड़ाई अभी तक चलती आ रही है। तो कैसे इस इतिहास को देखते हुए समानता का अधिकार क्या कहता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल 14 है, इसकी क्या डेफिनेशन है हम देखते हैं। तो भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ये स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है कि ये एक स्टेट किसी भी व्यक्ति को, अब ये ध्यान रखना है कि ये इसमें आर्टिकल में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनके ऊपर भी आर्टिकल 14 लागू है, और जो भारत के नागरिक नहीं है यानी अनागरिक हैं उनके ऊपर भी आर्टिकल 14 लागू है। यानी कि जो विधि है या इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इससे किसी को भी वंचित नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं इसमें दो वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये दोनों जो वाक्यांश है ये बहुत एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर एक जैसे हैं तो हम ये देखना होगा कि ये दोनों वाक्यांशों को क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो हम इन दोनों फ्रेज को या इन दोनों वाक्यांश को एक एक करके समझेंगे। तो जो सबसे पहला वाक्यांश है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और जिसको कि प्रोफेसर एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसका मतलब प्रोफेसर एवी डाइसी बताते हैं, अपनी जो उन्होंने बुक लिखी थी लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बताया है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है, मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर कानून है और कानून से सभी बंधे हुए हैं। चाहे मंत्री हो, मैं हूं, आप हो, डीएम हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि इंग्लैंड में राजतंत्र था, यानी कि वहां पहले सम्राट था, राजा था वहां पे। तो सबसे पहले राजा था, उसके बाद कानून था। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है ये एकदम पलट देता है, यानी कि कानून सबसे ऊपर है और उसके बाद किंग है। सबसे ऊपर कानून है और उसके नीचे सभी बराबरी से है। तो अपने रूल ऑफ लॉ में प्रोफेसर एवी डाइसी 3 सिद्धांतों को कहते हैं। सबसे पहला है कि मनमानी शक्ति का अभाव या विधि की सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि मनमानी शक्ति नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि राजा अपनी मनमानी शक्ति का उपयोग करते थे, तो वो नहीं होगा। सबसे ऊपर लॉ होगा और लॉ से ही सभी लोग अधीन होंगे, गवर्न होंगे। और जो दूसरा है विधि के समक्ष समता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये दोनों
जो पहले दो सिद्धांत है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसको कि प्रोफेसर एवी डेसी रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और जो उनका थर्ड है कि संविधान सामान्य विधि का परिणाम है, ये उनका थर्ड सिद्धांत है। तो जो फर्स्ट टू सिद्धांत है वो इंडिया में भी लागू होते हैं। अब हम समझते हैं कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो ये कहता है कि चाहे मैं हूं, आप हो, प्रधानमंत्री हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग विधि के समक्ष समान है। यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं और सभी को कानून का इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। और अगर कोई ये कहता है कि मैं ज्यादा टैक्स देता हूं या मेरा क्लास ये है, उसके हिसाब से मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो किसी भी तरीके की स्पेशल ट्रीटमेंट से मना करता है और सभी की इक्वली ट्रीटमेंट की बात करता है। तो यानी कि ये मना करता है, तो एक तरीके से ये एक निगेटिव अभिव्यक्ति है, यानी कि नकारात्मक अभिव्यक्ति है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है। एक समय था जब अंग्रेजों का टाइम था, तो हमने देखा था कि क्लास के हिसाब से किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते थे और किसी को नहीं। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये सबके लिए इक्वली ट्रीटमेंट की बात करता है और किसी भी तरीके के स्पेशल प्रिविलेज देने से मना करता है। इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव इंप्रेशन है। अब हम देखते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है यानी कि विधियों का समान संरक्षण, इसका जो ओरिजिन है यानी कि ये हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये फ्रेज हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और ये एक पॉजिटिव फ्रेज है यानी कि सकारात्मक अभिव्यक्ति है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये सकारात्मक अभिव्यक्ति है, इसको समझेंगे। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि क्योंकि समानता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अभी समाज में समानता नहीं है। और यदि समानता नहीं है और हम उन असमान लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे तो वो असमानता और बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए जो विधियों का समान संरक्षण है ये बात करता है कि समानता लाने के लिए हमें बहुत सारे कानून बनाने पड़ेंगे, एक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा और उस क्लासिफिकेशन के आधार पे हमें बहुत सारे कानून बनाने पड़ेंगे और उन कानूनों के माध्यम से समानता को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और जो जस्टिस इस्टेब्लिश करने के लिए जो समान है उसमें समानता लानी पड़ेगी और जो असमान है असमानता दिखानी पड़ेगी। और जब हम असमानता दिखाएंगे तभी हम समानता को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और यदि हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे तो वो जो असमानता है वो और बढ़ती जाएगी। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली और एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। ये जो बात है कि समाज में बहुत तरीके की असमानताएं हैं और उन असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत सारे कानून बनाने पड़ेंगे, यही है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसका न्यायालय में मामला चल रहा है लेकिन वो व्यक्ति गरीब है और कोई अमीर व्यक्ति तो अपने लिए वकील हायर कर सकता है, फीस पे कर सकता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति के लिए भी वो राज्य ऐसी व्यवस्थाएं करेगा कि वो भी अपने निशुल्क केस को लड़ सके। यही है विधियों का समान संरक्षण। अब ये जो आर्टिकल 14 है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यानी कि अपवाद भी हैं, तो उसको देखते हैं हम कि क्या है। जैसे जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं और जो विभिन्न राज्यों के जो गवर्नर हैं, उनका अपने कार्यकाल के दौरान जो उनका पीरियड है उस दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है, यानी कि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। इसी तरीके से जो विदेशी राजदूत हैं, राजनायक हैं, उनको भी इक्वालिटी बिफोर लॉ से इम्यूनिटी मिली हुई है, उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। और इसके साथ ही जो यूएन एजेंसी में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर यूएन के कानून लगेंगे, ना कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 उनके ऊपर लागू होगा। इसके अलावा अगर आर्मी के लोग या कोई पुलिस इंस्पेक्टर अपने ड्यूटी के दौरान कोई इनकाउंटर करते हैं तो उनको भी उनके ऊपर भी अलग तरीके से मुकदमा चलाया जाएगा और उनको भी मुकदमा तो उन्हीं कानून में चलेगा लेकिन अलग तरीके से मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि एक तरीके से उनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है आर्टिकल 14 के।
और आर्टिकल 14 की एक सबसे बड़ी जो विशेषता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधारभूत ढांचे में आता है, यानी कि इसको आर्टिकल 368 के तहत किसी भी तरीके से अमेंडमेंट करके नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक संविधान के आधारभूत ढांचे में आता है। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और तब तक कितना ध्यान रखें। थैंक यू।